हेलो एवरीवन। तो आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो आज है 11 दिसंबर 2025। जैसा कि आप जानते हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस में यूएसए करंट अफेयर्स के लिए पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इसके अलावा जो ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको यहाँ पर कवर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। उससे पहले जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, जो हमको कल यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, उसके आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन था, व्हाट परसेंट ऑफ वुमेन सर्वाइव्ड इन हाई हीट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स HVI डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्ट। जो HVI की रिपोर्ट है, HVI की जो एक जिले की रिपोर्ट है, उसके अनुसार ऐसी कितनी परसेंट महिलाएं हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम पर, यानी कि जब पीक हीट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस टाइम पर उनको ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, यानी कि लाइक फैटेज, डेजीनेस, डिहाइड्रेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, ये जो है मतलब इस तरीके की, यानी कि थकान होना, बहुत ज़्यादा चक्कर आना, उनको बहुत ज़्यादा थकान, चक्कर आना, निर्जलीकरण, ऐसे इस तरह की जो उनको डिस्कम्फर्ट है, यानी कि असुविधाएं उनको महसूस होती हैं। यानी कि ऐसी 70% महिलाएं, इसका आंसर है 70%, यानी कि ऐसी 70% महिलाएं हैं जिनको कि इस तरीके की असुविधाएं होती हैं, यानी कि 70% महिलाओं ने इसकी सूचना दी है। इसके अलावा अब हम देखें आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ है, अमेज़ॉन टू इन्वेस्ट $35 बिलियन इन इंडिया। यानी कि जो अमेज़ॉन है वो $35 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करने वाला है। क्या खबर है, चलिए देखते हैं। अमेज़ॉन ने भारत के अगले 5-6 साल में $35 अरब, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए और निवेश करने का ऐलान किया है। ये जो पैसा है वो 2030 तक लगाया जाएगा और ऑनलाइन शॉपिंग, गोदाम, डिलीवरी, क्लाउड, AWS, AI और नई दुकानों पर खर्च होगा। अब तक अमेज़ॉन ने भारत में $40 अरब से ज़्यादा लगा चुके हैं। इस नए निवेश के बाद कुल निवेश $75 अरब से ऊपर हो जाएगा। यानी भारत में विदेशी कंपनियों में अमेज़ॉन सबसे ज़्यादा पैसा लगा रही है। इससे लाखों नौकरियां, छोटे दुकानदारों को फ़ायदा और भारत का डिजिटल सिस्टम मजबूत होगा। इसके सीधे मतलब को जाने तो अमेज़ॉन भारत का अपना बहुत बड़ा बाज़ार बनाने जा रहा है। अब इसके मूल तथ्यों को देखें तो ये जो कंपनी है वो है अमेज़ॉन इंक। इसके अलावा इसकी जो घोषणा है वो 11 दिसंबर 2025 से पहले नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच में की जा चुकी है और निवेश की जो राशि है वो $35 बिलियन, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है। इसकी जो समय अवधि है वो 2030 तक, यानी कि 5-6 साल की इसकी समय अवधि रहेगी। और कुल निवेश का जो उद्देश्य है वो है भारत में सभी वर्टिकल्स, ई-कॉमर्स, AWS, लॉजिस्टिक, क्लाउड, AI, रिटेल डिवाइसेस आदि में निवेश करना, इसका जो है यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो अमेज़ॉन पहले से ही भारत में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यानी कि FDI इन्वेस्टर है। अब तक निवेश जो किया है वो $40 बिलियन से भी ज़्यादा का किया है, जो कि 2014 से अब तक की रिपोर्ट है। नया निवेश मिलाकर कुल $75 बिलियन से भी ज़्यादा 2030 तक है। इसके अलावा भारत में अमेज़ॉन का वर्तमान स्केल को देखें, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड का अगर हम जानें तो Amazon.in भारत का दूसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के बाद या फिर इसके साथ भी हम कह सकते हैं, यानी कि फ्लिपकार्ट के साथ या फिर फ्लिपकार्ट के बाद, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा 10 लाख से ज़्यादा जो सेलर्स हैं वो ज़्यादातर MSME के अंदर होते हैं। इसके अलावा प्राइम वीडियो, AWS, अलेक्सा, किंडल सभी भारत में मौजूद हैं और AWS भारत में सबसे तेज़ बढ़ता क्लाउड प्रोवाइडर हैं। 2014 में अमेज़ॉन इंडिया का GMV जो है वो $25 बिलियन से लेकर $28 बिलियन तक अनुमानित है। इसके अलावा अगर हम देखें तो निवेश के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी कि सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो हैं ई-कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जिसमें कि वेरी हाउस, लास्ट मील डिलीवरी ये आती हैं। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स हैं, अमेज़ॉन एयर, ट्रक फ्लीट, ड्रोन डिलीवरी की तैयारी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर AWS नए डेटा सेंटर रीजन इसमें आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आती है। डिजिटल पेमेंट्स इसके अंदर आता है, अमेज़ॉन पे वगैरह। इसके अलावा फिजिकल रिटेल, जिसमें कि अमेज़ॉन फ्रेश, होल फूड्स जैसे मॉडल की तैयारी है। और कंटेंट और एंटरटेनमेंट, प्राइम वीडियो, MGM, ये इसमें जो हैं इसके अंदर शामिल है, यानी कि ये सारी जो चीज़ें इसमें इन्वेस्टमेंट है, इनकी निवेश के प्रमुख क्षेत्र हैं।
भारत सरकार के लिए इसका आखिर महत्व क्या है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव इसमें क्या है। तो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से पूरी तरह संरेखित है। एमएसएमई को ग्लोबल मार्केट एक्सेस 10 लाख रुपए से ज़्यादा सेलर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रोजगार सृजन की बात करें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों नौकरियां, डिलीवरी बॉय, वेयर हाउस, टेक जॉब्स, यानी कि इस तरीके की जो लाखों नौकरियां हैं वो इससे सृजित हुई हैं, यानी कि रोजगार लोगों को इससे मिला है। इसके अलावा निर्यात बाजार को बढ़ावा मिला है, यानी कि जो निर्यात है उसको बढ़ावा मिला है, जिसमें कि अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग के ज़रिए भारतीय प्रोडक्ट्स विदेश बिक रही हैं। डेटा सेंटर और क्लाउड जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुए हैं। टैक्स राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि जीएसटी और कॉरपोरेट टैक्स दोनों आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो अन्य टैग हैं, जिसमें दिग्गजों की तुलना अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन इसका करें तो जो कंपनी है, यानी कि जो अमेज़न कंपनी है, वो भारत में अब तक 40 बिलियन से भी ज़्यादा डॉलर का इसमें निवेश कर चुकी है और 2030 तक इसमें ऐसी प्रतिबद्धता है कि 75 बिलियन से डॉलर से भी ज़्यादा का इसमें निवेश हो जाएगा। ऐसी मतलब प्रतिबद्धता है, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा जो गूगल कंपनी है वो भारत में अब तक 10 से 12 बिलियन डॉलर तक का निवेश कर चुकी है और 2030 तक 75 बिलियन डॉलर। 2023 में इसमें घोषणा की गई थी कि हम जो है 2030 तक भारत में 75 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगे, ऐसी उसमें घोषणा की गई थी। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो भारत में अब तक 3 से 4 बिलियन डॉलर का निवेश कर चुकी है और 2025 में ऐलान किया गया था कि 2030 तक 17.5 बिलियन डॉलर का इसमें निवेश होगा। इसके अलावा जो मेटा कंपनी है वो भारत में अब तक 15 बिलियन डॉलर का निवेश कर चुकी है और इसने अभी तक ये नहीं बताया है, ना ही इस चीज़ के बारे में बताया कि हाँ ये 2030 तक या आने वाले सालों में कितना जो है इसमें इन्वेस्ट करेगी। ठीक है। अगर हम देखें तो अमेज़ॉन इसमें सबसे आगे एफडीआई में, यानी कि सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन ने यहाँ पर जो है निवेश यहाँ पर किया, इन्वेस्ट किया है। भू राजनीतिक और भू आर्थिक महत्व, यानी कि जो अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल एंगल से अगर हम इस न्यूज़ को देखें तो अमेरिका भारत रिश्तों में मजबूती का संकेत यहाँ पर नज़र आता है। इसको देखते हुए चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति जो है वो China+1 स्ट्रेटजी में भारत को फ़ायदा हो रहा है और क्वाड देशों की टेक कंपनियाँ भारत में बड़ा निवेश कर रही हैं। इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती भूमिका है। चुनौतियां और आलोचनाओं को अगर हम बात करें, यानी कि क्रिटिकल एस्पेक्ट से अगर हम इसको देखें तो स्थानीय किराना और स्टोर्स पर दबाव है। CAIT जैसे संगठन विरोध करते रहे हैं और प्रीडेटरी प्राइसिंग के आरोप CCI जो आरोप इस पे लगे हैं, जिसकी कि CCI जांच चल रही है। डेटा प्राइवेसी और लोकलाइजेशन नियमों का पालन हो रहा है और यानी कि नियमों का पालन, इसकी भी जो है इस तरीके की यहाँ पर आलोचनाएँ हो रही हैं। इस तरीके के इसके अलावा जो FDI पॉलिसी है उसमें ई-कॉमर्स के लिए 100% ऑटोमेटिक रूट है, लेकिन मार्केट प्लस मॉडल ही जो है इसमें है और इन्वेंट्री मॉडल इसमें नहीं है, यानी कि सिर्फ जो मार्केट प्लेस मॉडल है वो ही इसके अंदर है और इन्वेंट्री मॉडल इसमें नहीं है। इस तरीके की जो मतलब आलोचनाएं हैं, चुनौतियां हैं, वो इसका सामना कर रही है। अगर हम देखें इस न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, भारत में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI कौन है 2025 तक का? तो वो है इसमें अमेज़ॉन, यानी कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर निवेश किया है भारत में तो वो अमेज़ॉन ने ही किया है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस कंपनी ने 2030 तक भारत में 35 बिलियन डॉलर अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है? तो ये भी यहाँ पर अमेज़ॉन नहीं की है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है, अमेज़ॉन का भारत में निवेश मुख्य रूप से किन नीतियों से जुड़ा हुआ है? तो वो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इन तीनों से ही, यानी कि सभी से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। अब हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। तो जो न्यूज़ है वो है, हाउ चाइना इज मार्चिंग इनटू वियतनाम एमिड यूनाइटेड स्टेट टैरिफ के बारे में न्यूज़। आखिर ये मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है? तो अमेरिका के भारी टैरिफ शुल्क के रूप में 145% तक है और इसके कारण चीनी कंपनियां वियतनाम में अपना उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही हैं। इसे China+1 या फिर China+1 रणनीति कहते हैं। ठीक है।
यानी कि जो चाइना है वो जितनी भी अपनी कंपनियां हैं वो अब उसको वियतनाम में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि चीन पर भी जो है यहाँ पर टैरिफ लगा हुआ है अमेरिका की तरफ से। काफ़ी ज़्यादा भारी टैरिफ लगा हुआ है, 145% तक अमेरिका ने चीन पर जो है टैरिफ लगा दिया है। इसी वजह से अब चीनी कंपनियां अपने यहाँ ना रख के वियतनाम में ये सारी जो कंपनियां यहाँ पर शिफ्ट कर रही हैं। ठीक है, अब आखिर वियतनाम में ही क्यों किया जा रहा है, सवाल उठता है। तो इसका जवाब है सस्ता श्रम वहाँ पर मौजूद है और कम मजदूरी वहाँ पर लोगों को जो है होती है। इसके अलावा भारत से ज़्यादा खुले एफडीआई यहाँ पर नियम है, यानी कि जो वियतनाम है वहाँ पर ज़्यादा खुले नियम है एफडीआई के लिए। इसके अलावा अमेरिका से अच्छे व्यापार संबंध जो है वो CPTPP US वियतनाम व्यापार समझौते के तहत ये चीज़ें, यानी कि अच्छे व्यापार संबंध अमेरिका से हैं वहाँ पर चीन के। इसके अलावा चीन के बहुत करीब है, सप्लाई चेन आसान होगी उसको, यानी कि जो चीन है उसके बिल्कुल थोड़ी सी पास में ही है वियतनाम, और इसी वजह से पास में होने की वजह से जो सामान का सप्लाई होगा, सप्लाई चेन जो होगी वो उसकी बहुत ही आसान हो जाएगी। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर जा रही हैं, तो एक तो है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि लग्स शेयर एप्पल का सप्लाई इसमें होता है, और जियो ट्रैक, सोलर पैनल, EV बैटरी, टेक्सटाइल, फर्नीचर कंपनियां ये इसके अंदर जा रही हैं। इसके अलावा 2024 में चीन से वियतनाम FDI का 30% हिस्सा चीनी निवेशकों का था। इसके अलावा वियतनाम को इसको क्या फ़ायदा होगा, वियतनाम को इसमें क्या फ़ायदा होगा, तो इसमें निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा है वियतनाम का, और ख़ासकर अमेरिका को, यानी कि जो निर्यात है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, खासकर जो अमेरिका का है। इसके अलावा 2024 में वियतनाम का अमेरिका को निर्यात $130 बिलियन के करीब है। रोजगार वियतनाम का बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था वियतनाम की जो है काफ़ी मजबूत होगी इस चीज़ से। इसके अलावा अमेरिका को इसकी क्या चिंता है, तो अमेरिका को इसमें चिंता बनी हुई है कि वियतनाम के जरिए चीनी सामान जो है वो वियतनामी बनकर अमेरिका में बिना टैरिफ के आ रहा है, जो कि रीरोटिंग है, यानी कि सामान जो है वो चीन का है, लेकिन चीन की जो कंपनी है वो वियतनाम में होने की वजह से वो जो सामान है वियतनामी बन के, क्योंकि जो अमेरिका है उसने वियतनाम पर कोई टैरिफ वहाँ पर नहीं लगाया हुआ है, इसी वजह से वो वियतनामी बन करके चीन का सामान वहाँ पर जा रहा है, और इसी वजह से अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा चिंता इसमें हो रही है। इसलिए अमेरिका वियतनाम पर भी दबाव बना रहा है कि चीनी कंपनियों को रोका जाए। इसके अलावा इसमें भारत के लिए क्या सबक है, तो भारत के लिए सबक है कि भारत की PLI स्कीम अच्छी है, लेकिन FDI नियम अभी भी सख्त हैं, श्रम कानून जटिल है, ज़मीन अधिग्रहण मुश्किल है, और वियतनाम ने 5 से 6 साल में जो किया है भारत अभी भी इसमें पीछे है। China+1 का सबसे बड़ा फ़ायदा वियतनाम को मिला है और भारत को इससे बहुत कम मिला है, यानी कि जो इस चीज़ का China+1 का जो फ़ायदा है तो इसमें वियतनाम को ज़्यादा मिल रहा है और भारत को यहाँ पर कम मिल रहा है। अगर हम संक्षेप में इस खबर की बात करें तो ये खबर है कि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया हुआ है और चीनी कंपनियां वियतनाम जो है वो भाग रही हैं। वियतनाम बन गया मैन्युफैक्चरिंग हब और भारत इस रेस में पीछे रह गया है। अब हम इस न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन है, China+1 रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी देश ने पिछले 5 से 6 वर्षों में चीनी कंपनियों में से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित किया है, तो वह है यहाँ पर वियतनाम। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं आज की अगली न्यूज़ के बारे में। अगली जो न्यूज़ है वो एक आर्टिकल है यहाँ पर। ये जो आर्टिकल है इसका मुख्य विषय है सुप्रीम कोर्ट के किसी हालिया फैसले, संभवतः जो इलेक्टोरल बॉन्ड या कोई अन्य बड़ा संवैधानिक मामला है उस पर कोर्ट द्वारा सरकार को राहत देते हुए या कोई बड़ा कदम न उठाने को जुडिशियल एब्डिकेशन न्यायिक आत्मसमर्पण बताया गया है। इसमें क्या हुआ है कि न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक सक्रियता और साथ में जो न्यायिक संयम है, अगर हम इसको देखें तो लेख में सुप्रीम कोर्ट पर आरोप है कि उसने अहम संवैधानिक सवालों पर सरकार के पक्ष में हेजिटेशन दिखाया है, जिसे कि जुडिशियल एब्डिकेशन कहा गया है। इसके अलावा जो हम देखें यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स में खतरनाक ट्रेंड यहाँ पर चला हुआ है। लेख कहता है कि कोर्ट ने ऐसे मौक़ों पर भी सक्रियता नहीं दिखाई जब कार्यपालिका ने संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया। पिछले 8 से 10 साल में कई मौक़ों का सुप्रीम कोर्ट की मती चुप्पी या डिफर्ड हियरिंग्स की आलोचना हुई है।
इलेक्ट्रल बॉन्ड आर्टिकल 370 यानी कि 370, CAA, पेगासस, रिफेल आदि, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर हो रही हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें बिल्कुल चुप्पी जो है साधे बैठा है। तो इस चीज़ की आलोचना यहाँ पर की गई है इस लेख में। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की रक्षा का यहाँ पर सवाल उठा है। लेख में चिंता जताई गई है कि कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर न्यायिक समीक्षा की शक्ति की रक्षा करने में असफल रहा है और केशवानंद भारती जो 1973 में केस हुआ था उसके बाद यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अलावा न्यायिक नियुक्तियों में कॉलेजियम और जो NJAC विवाद से जोड़कर अगर हम इस खबर को देखें तो सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव का एक कारण नियुक्तियों में देरी और अस्वीकृति भी है। लेख अप्रत्यक्ष रूप से इसी कमज़ोर होती न्यायिक स्वतंत्रता की ओर इशारा करता है। लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, तो इसमें लास्ट बलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में कोर्ट की जिम्मेदारी है। जब विधायिका और कार्यपालिका मिलकर संवैधानिक मूल्यों पर हमला करें तो कोर्ट का चुप रहना लोकतंत्र के लिए खतरा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस जो हमारा संविधान है उसको बचाने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिम्मेदार है। अगर वो ही यहाँ पर चुप रहेगा तो हमारा जो लोकतंत्र है वो यहाँ पर ख़तरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें सकारात्मक पक्ष के बैलेंस व्यू के लिए अगर हम यहाँ पर देखें सकारात्मक पक्ष को, तो कोर्ट पर केसों का अत्यधिक बोझ है। इस वजह से शायद जो है इस पर मतलब चुप रहा है। यानी कि 70,000 से ज़्यादा अभी पेंडिंग केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर यहाँ पर पड़े हुए हैं। और जुडिशियल रजिस्ट्रेंट भी एक सिद्धांत है, हर मामले में हस्तक्षेप इसमें नहीं करना चाहिए। कुछ मामलों में सरकार को समय देना ज़रूरी है, जैसे कि पॉलिसी मैटर्स अगर आ रहे हैं तो इसमें जो है सरकार को अपना जो सुप्रीम कोर्ट है इसको अपना हस्तक्षेप देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रल बॉन्ड केस और कॉलेजियम सिस्टम पर इसका क्या असर हुआ है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड आखिर होता क्या है, क्या था ये इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो 2018 में सरकार ने इसको शुरू किया था। इलेक्ट्रल बॉन्ड को कोई भी व्यक्ति या फिर कंपनी जो है एनाम यानी कि बिना नाम डोनेशन दे सकती थी पार्टियों को। जनता को पता नहीं चलता कौन कितना पैसा किस पार्टी को दे रहा है। यानी कि इसमें क्या हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कंपनी जो है अगर डोनेशन देना चाहती है किसी भी पार्टी वगैरह को तो वो दे सकती थी। और ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से लोग, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी कंपनी किसी भी नेता को अगर पैसा यहाँ पर देती थी तो किसी भी इसमें पारदर्शिता नहीं होती थी और किसी भी व्यक्ति को ये पता ही नहीं चलता था कि हाँ किसको, कौन सी पार्टी को किस व्यक्ति ने या किस कंपनी पैसा दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इसमें, तो फरवरी 2024 में 5 जजों की बेंच ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था और कहा था कि वोटर का सूचना अधिकार जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है RTI है वो छिन रहा है और साथ में जो काला धन है यहाँ पर बढ़ सकता है। इसी वजह से इस चीज़ को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जो असंवैधानिक बताया था। इस फैसले से कॉलेजियम पर क्या असर पड़ा था, अगर हम इसके मुख्य पॉइंट की बात करें तो इसमें फैसला बहुत सख्त और तेज़ था। ये दिखाता है कि इसमें दिखाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी सरकार के बड़े बड़े फैसलों को पलट सकता है। इससे जुडिशियल एब्डिकेशन वाली जो बात है वो झूठी साबित हुई है। यानी कि जो अब इस लेख में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर जुडिशियल एब्डिकेशन सुप्रीम कोर्ट पर जो ये बात कही गई है, तो ये इस केस को अगर हम देखें तो इस चीज़ से झूठी साबित हुई है और सरकार को तुरंत SBI से सारी डिटेल सार्वजनिक करवानी पड़ी और कार्यपालिका पर कोर्ट की ताकत साफ दिखी है। इसके अलावा कॉलेजियम सिस्टम को बल मिला क्योंकि इससे जजों की नियुक्ति खुद जज करते हैं और कॉलेजियम सरकार नहीं है। यानी कि इसी वजह से जज सरकार के दबाव में नहीं आए और बड़ा फैसला इसमें दिया था। अगर NJAC सरकार और जज मिलकर जज चुनने की व्यवस्था लागू होती तो शायद जज इतना सख्त फैसला नहीं दे पाते क्योंकि सरकार का दबाव ज़्यादा होता। इस वजह से अगर हम इस खबर की संक्षेप में बात करें तो जो इलेक्ट्रो
इलेक्टोरल बॉन्ड है वो उस केस ने साबित कर दिया कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट आज भी सरकार के सामने खड़ा हो सकती है, वरना जजों पर दबाव बढ़ जाता। इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले ने न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में कॉलेजियम प्रणाली की ताकत की पुष्टि की है। तो ये थी न्यूज़। अब इस न्यूज़ के क्वेश्चन को देखें तो 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को असंवैधानिक घोषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला जो कथन है वो है, कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 19A का जो 1 भाग है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका उल्लंघन माना। या फिर अगला जो है इसमें है, कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को चंदा देना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा, इसलिए पूर्ण गोपनीयता जायज़ है। तो ये तो ऐसा इसमें नहीं कहा गया। इस फैसले ने कॉलेजियम प्रणाली द्वारा नियुक्त जजों की स्वतंत्रता को मजबूत करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन है वो पहला और यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है, यानी कि जो बी ऑप्शन है इसका ये यहाँ पर सही है। ठीक है, अभी अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो कथन 2 क्यों गलत है, तो इसमें कोर्ट ने ठीक उल्टा कहा था कि असीमित कॉर्पोरेट गोपनीय चंदा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सूचना का अधिकार ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है इसी वजह से, और इसीलिए फैसला कॉलेजियम की ताकत का सबसे बड़ा हालिया सबूत माना जाता है। अब हम देखें तो क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम वंदे मातरम वाज संग ड्यूरिंग अ सीजन ऑफ द कांग्रेस, यानी कि वो कौन सा टाइम था जब, यानी कि फर्स्ट टाइम वो कौन सा टाइम था जब फर्स्ट टाइम वंदे मातरम जो है वो गाया गया था ड्यूरिंग सीजन ऑफ द कांग्रेस का जब उस टाइम पर सीज़न चला हुआ था। तो ये इसका जो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, 1895, 1945, 1896 या 1937, इनमें से एक जोन सा ऑप्शन भी आपको सही लगता है तो आपने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।